वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोट एंड सीजन 4 पार्ट 11। तो जैसा कि पार्ट 10 में जब मायरू ने इस गिफ्ट को ओपन करना स्टार्ट किया, इसे देखकर अमाने को भी समझ आ रहा है कि आखिर इस बॉक्स में क्या है, बट वो मायरू का एक्साइटमेंट बिल्कुल स्पॉइल नहीं करना चाहता। एंड नाउ बॉक्स ओपन करने के बाद मायरू ने नोटिस किया कि इस बॉक्स में एक बॉल पॉइंट पेन और एक मैकेनिकल पेंसिल है और एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए शायद ये एक परफेक्ट गिफ्ट भी है। एंड इस गिफ्ट को देखकर साफ है इस योको और सूतो दोनों ने मिलकर मायरू के लिए एक गिफ्ट डिसाइड किया है। एंड थोड़ी देर ये पेन और पेंसिल को नोटिस करने के बाद मायरू को याद आया कि ऐसा सेम पेन और पेंसिल अमाने के पास भी है, जो कि उसके पेरेंट्स ने उसके हाई स्कूल के स्टार्टिंग में दिया था। और अभी अमाने मायरू से ये भी कह रहा है कि शायद पेरेंट्स ऐसे ही हैं, वो तुम्हें ऐसा गिफ्ट बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं जो कि तुम यूज न करो। एंड ये गिफ्ट देखकर मायरू भी सच में बहुत ज्यादा खुश है और उसका कहना है कि मैं जल्द से जल्द इस गिफ्ट के लिए उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड नाउ अब अमाने के गिफ्ट की बारी है। और जब मायरू ने इस गिफ्ट को ओपन किया, इसमें ईयरिंग और एक ज्वेलरी का सेट है और अभी मायरू इस गिफ्ट की तरफ देख रही है। और वहीं अमाने का कहना है कि तुम्हें याद ही होगा तुम्हारे बर्थडे पर मैंने एक ज्वेलरी बॉक्स दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्रिसमस पर उस बॉक्स में रखने के लिए शायद कुछ गिफ्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें ये ज्वेलरी गिफ्ट की है। और सिंस व्हाइट डे पर अमाने ने मायरू को ब्रेसलेट और समर फेस्टिवल पर हेयर पिन दिया था, इसलिए अमाने बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो फिर से इन गिफ्ट को रिपीट करे। और सिंस रिंग उसने मायरू को प्रपोज करते टाइम देने का डिसाइड किया है, इसलिए इस बार उसने मायरू के ईयर्स के लिए और नेक के लिए गिफ्ट प्लान किया है। और अब वो सोच रहा है कि आखिर मायरू इस गिफ्ट के बारे में क्या सोच रही है। एंड अब फाइनली अमाने मायरू से जानना चाह रहा है ये गिफ्ट उसे आखिर कैसा लगा। एंड थोड़ी देर बाद जब मायरू ने कहा कि ये गिफ्ट उसे सच में काफी अच्छा लगा, ये जानकर अमाने अब काफी रिलैक्स्ड है, क्योंकि उसे डर था कि क्या पता ये गिफ्ट मायरू के स्टाइल से मैच करे या फिर नहीं। और हाँ, सिंस हमेशा अमाने मायरू को फ्लावर रिलेटेड ही ज्वेलरी देता है, इसलिए मायरू इसके पीछे का रीजन जानना चाह रही है। एंड अमाने के हिसाब से इसके पीछे कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बल्कि उसे लगता है फ्लावर रिलेटेड ज्वेलरीज मायरू के स्टाइल पर काफी अच्छी लगेंगे। एंड ये गिफ्ट रिसीव करने के बाद मायरू ने अमाने से ये भी कहा कि मैं इसे एक खजाने की तरह संभाल कर रखूंगी। बट हाँ, अभी मायरू थोड़ी नाराज भी है, क्योंकि वो भी अमाने को क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहती है। बट हाँ, अमाने के हिसाब से मायरू गुस्से में भी काफी क्यूट लग रही है, बट वो ये चीज मायरू से बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि उसे भी पता है अगर उसने ये चीज मायरू से कहा वो अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने की पूरी कोशिश करेगी। और अभी मायरू का ये एक्सप्रेशन देखकर अमाने सिंपली स्माइल कर रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे अमाने के पार्ट टाइम जॉब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मियामोतो के सिंपली पूछने पर अमाने ने क्रिसमस ईव पर जो कुछ भी हुआ हर एक चीज मियामोतो को बताया। बट हाँ, जाहिर है उसने भी पर्सनल चीजों के बारे में मियामोतो को कुछ भी नहीं बताया। बट हाँ, वहीं सिंस मियामोतो का क्रिसमस ईव के दिन पार्ट टाइम जॉब था, इसलिए जाहिर है वो नॉर्मल लोगों की तरह क्रिसमस ईव एंजॉय नहीं कर पाया। बट हाँ, मियामोतो ने बताया कि पार्ट टाइम जॉब ओवर होने के बाद जब वो घर पहुंचा, उसने ओहासी के साथ मिलकर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन क्रिसमस ईव एंजॉय की। एंड अमाने से बातें करते हुए मियामोतो ने उसे ये भी बताया कि अब से वो कभी भी ड्रिंक नहीं करेगा। बट क्यों, मियामोतो ने इसके पीछे का रीजन अमाने को बिल्कुल नहीं बताया। बट हाँ, उससे बातें करने के बाद अमाने को ये समझ आ रहा है कि मियामोतो ने क्रिसमस ईव पर ड्रिंक करने के बाद कुछ तो अजीब किया है, जो कि वो अमाने से बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहता। और हाँ, सिंस अमाने के एक्सप्रेशन देखने के बाद मियामोतो को समझ आ रहा है कि अमाने कुछ तो अजीब सोच रहा है, इसलिए मियामोतो ने उसे क्लियर किया तुम जितना अजीब सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बट हाँ, ओहासी और अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन रखने के लिए क्रिसमस ईव के दिन क्या हुआ मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बता सकता। एंड मियामोतो का ये बात सुनकर अमाने अब पहले से और ज्यादा क्यूरियस है। बट हाँ, सिंस अमाने को किसी के भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने में जरा भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसने आगे मियामोतो से कुछ भी नहीं पूछा। और साथ ही उसका ये भी कहना है कि अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे किसी के लव लाइफ में इंटरफेयर करने का जरा भी मन नहीं है। एंड ये वर्ड सुनते ही मियामोतो काफी सरप्राइज्ड है। एंड वो अमाने से जानना चाह रहा है क्या तुम्हें मेरे और ओहासी के रिलेशन के बारे में ऐसा लगता है, जिसके बाद अमाने ने जवाब दिया कि हाँ, ये चीज ऑब्वियस है कि तुम दोनों को देखने के बाद सबको ऐसा ही लगेगा। अमाने की ये सारी बातें सुनकर एम्बैरेसमेंट की वजह से मियामोतो का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और उसका ये भी कहना है कि अगर ओहासी आज कुछ भी अजीब बिहेव करे तो प्लीज उसे इग्नोर करना। एंड अजीब बिहेवियर से मियामोतो कहना क्या चाहता है अमाने को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और अब थोड़ी देर सोचने के बाद अमाने को रियलाइज हो रहा है कि जहाँ ओहासी हमेशा काफी जॉयफुली वर्क करती है, वहीं आज वो थोड़ी खोई खोई लग रही है। और जहाँ हमेशा ओहासी मियामोतो को टीच करती है, वहीं आज ऐसा लग रहा है मानो वो मियामोतो को पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। एंड इन सब चीजों की वजह से कैफे का इन्वायरमेंट पूरी तरह से टेंस्ड हो चुका है और सब यही सोच रहे हैं ओहासी और मियामोतो के बीच आखिर हुआ क्या है। जिसके बाद इनका कहना है कि अभी ओहासी और मियामोतो को ब्रेक देना ही सबसे बेस्ट रहेगा। जिसके बाद अमाने ने इसके लिए कैफे के ओनर से परमिशन मांगा। एंड सिंस आज काफी कम कस्टमर्स हैं और साथ ही सफिशिएंट एम्प्लॉय भी हैं, इसलिए ओनर भी इन दोनों को ब्रेक देने के लिए एग्री हो गई। और जब ये चीज अमाने ने मियामोतो को इन्फॉर्म किया और साथ ही कहा कि तुम दोनों जल्द से जल्द यहाँ से जाओ और ब्रेक लो, ये सुनकर मियामोतो का कहना है कि अमाने ऐसा लग रहा है तुम आजकल अपने सीनियर से ज्यादा ओपन हो रहे हो। एंड मियामोतो की ये बात सुनकर अमाने को भी पता है कि मियामोतो ये चीज सीरियसली बिल्कुल नहीं कह रहा है, बल्कि मन ही मन उसे भी ओहासी से बातें करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इसलिए अमाने ने फिर से मियामोतो को समझाया कि अगर तुम दोनों वियर्ड बिहेव करोगे तो इससे बाकी सारे एम्प्लॉयज भी इफेक्ट होंगे। अमाने की ये सारी बातें सुनकर फाइनली मियामोतो ने इस ब्रेक को एक्सेप्ट कर लिया। एंड जैसे ही बाहर जाने के लिए उसने ओहासी का हाथ पकड़ा, उसके एक्सप्रेशन से साफ है ओहासी को अभी यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। और अभी मियामोतो और ओहासी जिस रूम में है वो पूरी तरह से साउंड प्रूफ है, जिसका मतलब साफ है अगर ये दोनों लड़ेंगे भी तो बाहर किसी को भी उस बारे में पता नहीं चलेगा। बट अमाने प्रे कर रहा है कि ये दोनों बिल्कुल न लड़े और जो भी
इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे ये दोनों जल्द से जल्द क्लियर कर लें। और जब तक ये दोनों बातें कर रहे हैं अमाने बाकी सारे कस्टमर्स को हैंडल कर रहा है। एंड इसके बाद हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। एंड फाइनली बातें करने के बाद सबसे पहले रूम से मियामोतो बाहर आया और उसके चिक का वन साइड काफी रेड हो चुका है। एंड अभी अमाने और मियामोतो बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ ओहासी भी आ गई। बट हाँ, किसी रीजन की वजह से उसका फेस पूरी तरह से रेड है और वो किसी से भी आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही है। जिसके बाद जल्द से जल्द वो अपने ड्यूटी के लिए चली गई। और वहीं अमाने मियामोतो से जानना चाह रहा है क्या तुमने फिर से ओहासी को गुस्सा दिला दिया है। जिसका मियामोतो ने जवाब दिया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और शायद मैंने कल ही क्रिसमस ईव के दिन ओहासी को गुस्सा दिलाया था क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मैं क्रिसमस ईव के दिन ड्रंक था। एंड मियामोतो ने ऐसा क्या किया अमाने ये जानने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। बट हाँ, वो ये जरूर जानना चाहता है कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है या फिर नहीं। बट हाँ, मियामोतो के एक्सप्रेशन से ये साफ है कि इन दोनों के बीच क्या हुआ वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट हाँ, ये दोनों अभी भी फ्रेंड्स हैं और इनके फ्रेंडशिप पर इस इंसिडेंट का जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। एंड ये रियलाइज करने के बाद अब अमाने काफी रिलैक्स्ड है। और हाँ, मियामोतो ने ये भी बताया कि अब ओहासी उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करेगी। एंड हाँ, इन सारे ट्रबल के लिए मियामोतो ने अमाने से सॉरी भी कहा। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे हैं कि अमाने ने नोटिस किया कि अभी थोड़ी दूर से ओहासी भी इन दोनों को देख रही है और खासकर मियामोतो को। बट हाँ, अभी मियामोतो को देखते टाइम ओहासी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है और ये एंगर की वजह से नहीं बल्कि साई फील करने की वजह से हो रहा है। एंड अमाने को भी ये सब चीजें समझ आ रही है बट स्टिल वो इस बारे में मियामोतो से बात करना अवॉइड कर रहा है। और सिंस अब अमाने को समझ आ चुका है कि मियामोतो और ओहासी के बीच में जो कुछ भी हो रहा है अब उसमें इसका जरा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए अमाने भी मियामोतो को हर एक चीज के लिए गुड लक कहने के बाद अपने काम पर वापस लौट गया। एंड इसके बाद हमें न्यू ईयर ईव का सीन दिखाया जाता है। और हाँ, आज अमाने का कैफे भी क्लोज है, इसलिए जाहिर है कि वो न्यू ईयर ईव माहिरू के साथ ही स्पेंड करने वाला है। और न्यू ईयर ईव को अच्छे से स्पेंड करने के लिए माहिरू और अमाने ने अपने अपार्टमेंट की क्लीनिंग और बाकी सारे काम एक दिन पहले ही खत्म कर लिया है। और अभी अमाने माहिरू की किचन में हेल्प कर रहा है और अभी दोनों मिलकर जापानीज ट्रेडिशनल न्यू ईयर डिश बना रहे हैं जिसका नाम है ओसी। और जहाँ लास्ट ईयर अमाने को जरा भी कुकिंग नहीं आती थी वहीं इस साल चीजें काफी चेंज हो चुकी हैं और अमाने काफी अच्छे से माहिरू की हर एक चीज में हेल्प कर रहा है। और हाँ, सिंस इस डिश को कैसे प्रिपेयर करना है अमाने को इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं है, इसलिए वो नॉर्मली माहिरू के हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। और साथ ही ये सारा काम करते हुए उसे थोड़ा गिल्ट भी फील हो रहा है। लास्ट ईयर उसके वजह से माहिरू को अकेले ये सारा काम करना पड़ा था। एंड ये रियलाइज करने के बाद अमाने माहिरू को हर एक चीज के लिए थैंक यू भी कह रहा है। एंड माहिरू से समझा रही है कि सिंस अभी हम कुकिंग कर रहे हैं तो तुम्हें सर झुकाने की जरूरत नहीं है। और अभी बातें करते हुए अमाने को ये भी रियलाइज हो रहा है कि ये सारा डिश प्रिपेयर कर पाना किसी भी ऑर्डिनरी इंसान के लिए काफी टफ है। एंड ये सुनकर माहिरू अपनी एबिलिटी और कुकिंग स्किल के लिए क्योंकि सान को रिस्पॉन्सिबल बता रही है और साथ ही उनको इन सब चीजों के लिए थैंक यू भी कह रही है क्योंकि उन्होंने माहिरू को हर एक सिचुएशन में कुक करने की ट्रेनिंग दी थी। और थोड़ी देर बाद फाइनली इन दोनों के हार्ड वर्क से न्यू ईयर ईव का मील प्रिपेयर हो चुका है। और फिर से माहिरू की ये सारी स्किल्स और इफिशियंसी देखकर अमाने उससे काफी इंप्रेस्ड है। बट हाँ, सिंस ये मील न्यू ईयर ईव के लिए प्रिपेयर हुआ है तो जाहिर है कि ये अमाने को कल ही खाने को मिलेगा। और अभी सारा मील प्रिपेयर करने के बाद ये दोनों किचन क्लीन कर ही रहे थे, इन्हें डोरबेल की आवाज सुनाई दी। एंड ये वॉइस सुनकर दोनों सच में काफी सरप्राइज्ड हैं क्योंकि इन्होंने कोई भी ऑर्डर नहीं किया था और अगर अमाने के पेरेंट्स इनके लिए कुछ भेजते हैं तो वो पहले ही अमाने को इन्फॉर्म कर देते हैं। इसलिए इन दोनों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आखिर गेट के बाहर है कौन। और अमाने के मन में ये भी चल रहा है कि अगर इतुस्के और चितोसे आते हैं ये दोनों भी बिना इन्हें इन्फॉर्म किए कभी भी घर पे नहीं आते हैं। जिसके बाद जब अमाने ने सिक्योरिटी स्क्रीन चेक की वो ये देखकर काफी सरप्राइज्ड है, बाहर कोई और नहीं बल्कि उसके फादर और इतुस्की हैं। एंड ये चीज अमाने के साथ साथ माहिरू के लिए भी काफी कंफ्यूजिंग है कि आखिर अमाने के फादर और इतुस्की दोनों साथ में यहाँ क्या कर रहे हैं। और सिंस अमाने के फादर को भी पहले से ही पता था कि न्यू ईयर ईव की वजह से अभी माहिरू भी अमाने के अपार्टमेंट में ही होगी, इसलिए इन दोनों के अंदर आने से माहिरू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद फाइनली अमाने ने सूतो और इतुस्की को अंदर वेलकम किया। एंड अमाने और माहिरू के फेस एक्सप्रेशन से सूतो को भी समझ आ चुका है कि इन दोनों के यहाँ होने की वजह से ये दोनों सच में काफी कंफ्यूज्ड हैं। जिसके लिए सबसे पहले सूतो ने इन दोनों से माफी मांगा और वहीं इतुस्की अभी अंदर आने में काफी हिचकिचा रहा है। एंड इसके थोड़ी देर बाद चारों साथ में बैठकर थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं, जहाँ सबसे पहले सूतो ने कहा कि मुझे पता है इन दोनों के मन में काफी क्वेश्चंस होंगे। एंड सूतो की ये बात सुनकर अमाने को भी समझ आ रहा है कि सूतो उसे काफी अच्छे से समझते हैं क्योंकि अभी अमाने यही जानना चाह रहा था कि सूतो के यहाँ आने के पीछे का रीजन क्या है। और अभी माहिरू भी क्रिसमस गिफ्ट के लिए सूतो को दिल से थैंक यू कहा। जिसके बाद सूतो ने सबसे पहले अमाने को ये क्लियर किया कि यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया था बट लगता है तुमने अभी तक अपना फोन नहीं चेक किया। जिसके बाद अमाने को रियलाइज हुआ सिंस वो सुबह से ही माहिरू की कुकिंग में हेल्प कर रहा है इसलिए उसने आज फोन ही नहीं चेक किया। और जहाँ सूतो को लग रहा है कि उनके यहाँ आने की वजह से अमाने सरप्राइज्ड है, वहीं अमाने ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है कि वो सूतो या फिर इतुस्की के यहाँ होने की वजह से सरप्राइज्ड है बल्कि इन दोनों के यहाँ साथ होने की वजह से वो सरप्राइज्ड है। जिसके बाद सूतो का कहना है कि मेरे यहाँ आने के पीछे का कोई खास रीजन नहीं है बल्कि सिंस मैं इस एरिया में अपने बिजनेस की वजह से आया था तो मैंने सोचा मुझे तुमसे मिल लेना चाहिए। और वैसे भी हम दोनों को मिले 2 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है। और साथ ही जब सूतो ने ये बताया कि शिहोको भी माहिरू से मिलने के लिए यहाँ आना चाहती थी, ये सुनकर माहिरू सच में बहुत ज्यादा खुश है और उसके फेस पर काफी जेंटल स्माइल है। एंड नाउ सूतो से इतुस्की के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने सूतो को पार्क में अकेले देखा। जिसके बाद उन्होंने उसे अपने पास
बुलाया और साथ में अमाने के अपार्टमेंट पर लाया। और सिंस इतुस्की ने इतना कोल्ड होने के बावजूद भी काफी लाइट कपड़े पहने थे, इसलिए अमाने को समझ आ रहा है पक्का इतुस्की की अपने फादर के साथ लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से उसे जल्दबाजी में घर से बाहर आना पड़ा और शायद उसीलिए वो अकेले पार्क में बैठा था। एंड थोड़ी देर इतुस्की के साथ बातें करने के बाद अमाने को पता चला जो उसने गेस किया था वो बिल्कुल सही था और अभी इतुस्की घर पे जो कुछ भी हुआ हर एक चीज के बारे में अमाने को बता रहा है। एंड थोड़ी देर ऐसे ही बातें करने के बाद इतुस्की ने अमाने के फादर से पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जिसका सूतो ने जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा तो मुझे सच में इससे काफी खुशी मिलेगी। एंड ये इतुस्की के इस क्वेश्चन से साफ है कि वो किसी ऐसे एडल्ट से बात करना चाहता है जो कि उसे बिना जज किए हुए आंसर दे सके। जिसके बाद सूतो का कहना है, मैं तुम्हें सबसे पहले यही बता दूं कि सिंस हमारे पास कुछ भी इनहेरिट करने के लिए नहीं है तो जाहिर है मेरा आंसर जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे काफी अलग हो सकता है। और हाँ, सिंस सूतो को इतुस्की के लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता और अमाने ने भी इतुस्की की प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए सूतो का जवाब अभी जो भी इतुस्की ने उन्हें बताया उस पर बेस्ड होने वाला है। और अब उनका कहना है कि अगर बच्चे अपने पेरेंट्स के दिए हुए पाथ को फॉलो करेंगे तो जाहिर है उन्हें खुशी मिलेगी ही। लेकिन सूतो का ये भी कहना है चाहे जो कुछ भी हो, मुझे ये भी लगता है कि ये सारी चीजें एक पेरेंट्स को बिल्कुल फोर्स नहीं करना चाहिए। और शायद ये मेरे लिए कहना काफी आसान है कि अगर इस चीज की वजह से एक फैमिली लाइन एंड हो जाए तो भी मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सूतो की ये बात सुनकर इतुस्की उनसे ये भी जानना चाह रहा है कि क्या आपकी ये सारी बातें एक ऐसे पाथ के लिए लाजमी है जो कि काफी जनरेशन से फॉलो हो रहा है। जिसका सूतो ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे इस चीज से काफी खुशी मिलेगी कि मैंने जो पाथ फॉलो किया वो सेम पाथ मेरे बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं, बट एट द एंड मैं ये डिसीजन उनके हाथ में छोड़ूंगा। बट हाँ, सूतो इतुस्की को ये भी समझा रहे हैं कि मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फैमिली लेगेसी को प्रिजर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से काफी फैमिली और जनरेशन के लेगेसी उन सब चीजों की वजह से ही प्रिजर्व्ड हैं। इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारे फादर की भी इसमें गलती है। बट सूतो के हिसाब से किसी भी लेगेसी को किसी के ऊपर फोर्स करना बिल्कुल सही नहीं है और ज्यादातर जब चीजें फोर्स की जाती हैं तो वो गलत मोड़ ही लेती हैं। एंड ये सब कहने के बाद सूतो ने इतुस्की से ये भी पूछा कि क्या तुम ये सोचकर परेशान हो कि अपने फैमिली सिचुएशन की वजह से तुम अपने फ्यूचर को कैसे हैंडल करोगे? और जब इतुस्की ने हाँ कहा, सूतो उसे समझा रहे हैं कि जितना मैंने तुम्हारे फादर को ऑब्जर्व किया है मुझे लगता है कि अगर तुम शांति से उनसे बातें करोगे वो तुम्हें समझेंगे। एंड सूतो की ये बात सुनते ही इतुस्की का कहना है कि मेरे ख्याल से शायद ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट सूतो का कहना है कि मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर काफी घमंडी हैं और वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अगर तुम अपने फादर से बात करोगे तो वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। और वहीं अमाने को भी दाइकी के बारे में ऐसा ही लगता है। और वहीं सूतो अपनी बातें अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं और उनका कहना है कि अभी फिलहाल मुझे लगता है कि तुमने अभी तक अपने फादर के साथ बैठकर इस बारे में एक प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं की है। और हाँ, इस कन्वर्सेशन के लिए थोड़ी प्रिपरेशन भी जरूरी है, क्योंकि जाहिर है कि आधी में एक घर तो बन नहीं सकता। तो अगर तुम्हें अपने फादर के साथ इस बारे में बात करना है तो तुम्हें उन्हें इस मूड में लाना होगा। और सूतो की ये सारी बातें सुनने के बाद अभी इतुस्की थोड़ी देर के लिए शांत है, जिसके बाद अब वो सूतो से जानना चाह रहा है कि आखिर उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एंड इतुस्की का ये क्वेश्चन सुनने के बाद सूतो उससे जानना चाह रहे हैं कि आखिर तुम सच में क्या चाहते हो? जिसका इतुस्की ने जवाब दिया कि मैं चितोसे के साथ रहना चाहता हूँ। और ये सुनकर सूतो ने इतुस्की से फिर से पूछा, तो तुम्हारे फादर क्या चाहते हैं? जिसका इतुस्की ने जवाब दिया कि जाहिर है वो चाहते हैं कि मैं चितोसे के साथ ब्रेकअप कर लूं। और जैसे ही इतुस्की ने ये चीज कहा, अमाने ने तुरंत कहा कि नहीं, तुम गलत हो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है तुम्हारे फादर ऐसा चाहते हैं। और हालांकि अभी अमाने इतुस्की को सपोर्ट करना चाहता है, बट उसे ये भी लगता है कि इतुस्की के फादर को चितोसे से प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, इतुस्की के फादर भले ही चितोसे को एक्सेप्ट करने में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट स्टिल वो कभी भी इन दोनों को फोर्सफुली अलग नहीं करेंगे। लेकिन इतुस्की के हिसाब से अमाने को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो उसका फ्रेंड है और शायद इसी रीजन की वजह से उसके फादर ने अमाने के सामने अपना रियल फेस नहीं दिखाया। एंड ये सब कहने के बाद इतुस्की का ये भी कहना है कि मुझे यकीन है मेरे फादर ने पहले से ही मन बना लिया है कि मैं चितोसे से ब्रेकअप कर लूं। और साथ ही इतुस्की ने अमाने से ये भी कहा कि मेरे फादर हमारे पेरेंट्स जैसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि आखिर मैं क्या फील करता हूँ। इतुस्की की ये बात सुनने के बाद अमाने अब थोड़ा गिल्टी फील कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है शायद उसे ये सारी बातें कहनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसके बातों से साफ है कि वो इतुस्की की जगह उसके फादर का साइड ले रहा है। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद वैसा लग रहा है कि इतुस्की और अमाने के बीच चीजें थोड़ी नॉर्मल हो चुकी हैं। और वहीं बगल में सूतो इन दोनों के सारे कन्वर्सेशन को नॉर्मली सुन रहे थे तब तक जब तक इन दोनों के बीच में हर एक चीज नॉर्मल ना हो जाए। जिसके बाद उनका कहना है कि ये जब पेरेंट मेरा ओपिनियन दाइकी से काफी अलग है, इसलिए शायद इस मामले में मैं कुछ ज्यादा कह नहीं पाऊंगा। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बार काफी कामली अपने फादर से इस बारे में बात करना चाहिए। और मैं तुम्हारे इमोशन को भी समझ रहा हूँ कि तुम्हारे हिसाब से वो तुम्हारे फीलिंग्स को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इसलिए जब भी तुम उनसे इस बारे में बात करना, उन चीजों को अपने हिसाब से हैंडल करना। एंड सूतो ने इतुस्की को ये भी समझाया कि मेरे ख्याल से तुम अब तक अपने फादर से इसलिए कन्वर्सेशन नहीं कर पाए हो क्योंकि अभी भी वो तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और उनके हिसाब से तुम्हें प्रोटेक्शन की काफी जरूरत है। और ये चीज इतुस्की भी काफी पहले समझ गया था, इसलिए इतुस्की को अपने फादर से बात करने से पहले सिचुएशन को ऐसा बनाना होगा जहाँ वो उसे फुली ट्रीट करें।